को प्रदान किया राष्ट्रपति ध्वज। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के कार्यों की प्रशंसा की। कहा, नौसेना ने देश की रक्षा के साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 पर होगी चर्चा। सीवीसी और दिल्ली पुलिस से संबंधित 2 अन्य विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए होंगे पेश। निचले सदन में जलवायु परिवर्तन पर भी नियम 193 के तहत की जाएगी चर्चा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज जारी की अपनी मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को रखा अपरिवर्तित। रेपो रेट 4 जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। चेक चोलन इलाके में और आतंकवादियों के मौजूद होने की संभावना। तलाशी अभियान जारी। और ऐतिहासिक एशेज सीरीज का 72वां सीजन आज से शुरू। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड की पूरी टीम 147 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स ने 5 विकेट झटके। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे बड़ी खबर पर पहले नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में भारतीय नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है। मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किलर्स स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार अपनी विशिष्ट सेवा के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। वेसल स्क्वाड्रन ने 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों को ध्वस्त कर दिया था। किलर स्क्वाड्रन को भारत के राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाला यह सर्वोच्च सम्मान निशान स्क्वाड्रन के पिछले 50 वर्षों में हमारे महान राष्ट्र के प्रति किए गए सराहनीय सेवा की मान्यता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना के कार्यों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना ने देश की रक्षा के साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। In repatriation of Indian citizens during COVID-19 and rescue operations during Cyclone Taukte. Your extraordinary efforts in hazardous sea conditions have brought relief and solace to many fellow citizens and their families. I congratulate all of you for your untiring efforts in providing relief and hope to the people facing calamity, distress and hostile situations. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने आज नई दिल्ली में 18वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में भाग लिया। वायुसेना प्रमुख ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं के बावजूद आतंकवाद को पनाह दे रहा है। Our security scenario is primarily influenced by an unstable neighborhood with unsettled borders, which could be a flashpoint in future. On the Western Front, we continue to be in a no war, no peace situation. Pakistan is unlikely to shed its Kashmir-oriented strategy for the foreseeable future. Despite Pakistan's own internal problems and economic weaknesses, it will continue to sponsor terrorism as a state policy. और बात करते हैं कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की। और ताज़ा खबर में बात संसद से जुड़ी कार्रवाई की। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के निष्कासित नेताओं के मुद्दे पर सदन के अंदर हंगामे पर कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और प्रमुख सदस्य आपस में बैठकर इसका समाधान करें। जो फैसला मैंने नहीं लिया है उस पर फैसला कैसे लिया जा सकता है। I have already suggested let the leader of the opposition
other leaders and the Minister for Parliamentary Affairs and the Leader of the House, they sit among themselves, discuss the issue and see to it that the House is allowed to function in an orderly manner. Creating disorder, defending the undefendable, and then trying to force me for action which I have not taken action. It is not reasonable at all. You are not understanding in spite of my telling. The action was taken because the papers were torn in, because these files were taken away, because the mics were broken, because people came onto the table, because the entry was blocked to the chairman's room, because marshals were attacked. And you say, no, that is right and the action is wrong. राज्यसभा के सांसदों के 12 राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके निलंबन के मसले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अगर निलंबित सांसद माफी मांगते हैं तो हम निलंबन वापस लेने को तैयार हैं। Have boycotted the Congress party almost in the entire country. अगर वो फिर से बाइकआउट करना सोचते हैं तो अपने इतना बड़ा घटना घटा है राज्यसभा में, it is such an unfortunate incident which has never, it should विधानसभा में भी ऐसा नहीं हुआ है। इतना दुर्व्यवहार उन्होंने किया है अहंकार के साथ। अभी भी बोल रहे हैं हमने जो कुछ भी किया है वही सही है, ये ठीक नहीं है। मैंने कल भी राज्यसभा में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा हूँ, अगर आप माफ़ी मांगने के लिए आप रेडी होते हैं तो हम तुरंत सस्पेंशन वापस लेने के लिए तैयार है। गृह मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि निलंबित सांसदों से संसद से माफी मांगने को कहा जा रहा है। उन्होंने अपने आचरण से संसद की गरिमा को तार-तार किया है। आपको सरकार से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी सियासी पार्टी से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा है, संसद से माफ़ी मांगनी है। उस संसद से माफ़ी मांगनी है जिसको कि आपने अपनी उद्दंडता के कारण, हुड़दंग के कारण, हिंसा के कारण जो है उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को तार-तार करने का षड्यंत्र और साजिश की है। अब उसके बाद आप कहेंगे कि जी हम जो है वो चोरी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे। और उससे भी दुख की बात तो ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने ये काम किया, वो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय कहते हैं हम फिर जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। ये तो कमाल की बात है। लोकसभा में 5G से आवंटन और विश्वसनीयता को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 5G तकनीक और उससे जुड़े संबंधित उपकरण केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदे जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी संसद में दी। All of the world, looking at the geopolitical realities that we have, sir. Today there is a discussion, there is a movement, there is a dialogue happening where the telecom devices, which have a serious repercussion on technology and security, technology-based security, are today being procured through a trusted source. In our country, sir, we moved ahead of the curve, and actually we decided to have a trusted source regime in which whatever equipments, whatever components, whatever systems we buy within the country for use in the country will be procured only from trusted sources. So without taking name of any particular company, sir, I would like to say that whatever procurement has happened for 5G is happening under the trusted sources regime. और संसद की गतिविधियों पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त संसद भवन परिसर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषि, अगर पहले बात राज्यसभा की जाए तो 12 सांसदों के निलंबन का मसला और माफी मांगने की बात आकर कहीं अटक गई है। कोई सुलह की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है बातचीत के माध्यम से? देखिए रिन, जहाँ तक इस पूरे मसले को देखें तो जब से इनका निलंबन हुआ है तब से विपक्ष ने एक रुख जो अपनाया है, जिसमें उन्होंने सहयोग न करने की जो रणनीति है उसको वो आगे बढ़ाने पर तुले हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कोशिश यही है कि वो इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से और चेयरमैन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस पूरे मसले पर जो वस्तुस्थिति है वो नियमों के अनुरूप है। और चेयरमैन ने आज भी कहा कि इस मसले में ना ये जो फैसला है ना तो चेयरमैन की तरफ से लिया गया है और ना ही उन पर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये सदन का फैसला है और सदन में सरकार प्रस्ताव लेके आई थी जिसको कि सदन ने पारित किया। अब अगर सदन की तरफ से सरकार कहती है कि आप माफ़ी मांगेंगे इस मसले में,
तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और सदन के सामने एक बार फिर से प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस पर क्या किया जाए। और इस पूरे मसले को लेकर चेयरमैन ने भी सुझाव दिया कि इसमें जो है नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री और जो अन्य पार्टियों के जो नेता हैं, नेता सदन हैं, वो इस मसले पर बैठकर एक समाधान निकालें। चेयर को इस मसले में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष लगातार जिस तरीके से शोर शराबा और हंगामा, खास तौर से जो प्ले कार्ड दिखा रहा है, जिससे चेयरमैन ने कई बार सांसदों के नाम लिए जो वेल में आए हुए थे, उन्हें चेतावनी भी दी। उसके बावजूद भी वो इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर उनको निलंबित किया गया है तो हमको भी आप निलंबित करें। ये जो उनकी रणनीति है एक विक्टिम कार्ड खेलने की, वो मुझे लगता है कि विपक्ष इसको और आगे बढ़ाने की मूड में है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गांधी प्रतिमा के सामने उनका जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है, जिसमें कि और सांसद हैं आके जुड़ रहे हैं और इसको एक मुद्दा बनाने के प्रयास में हैं। वहीं सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि जो उनके विधायी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जो बिल हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। हमने भी कल भी देखा था कि सरोगेसी से संबंधित जो 2 बिल हैं उनको सरकार ने आगे बढ़ाने की कोशिश की, चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा और हंगामे की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लोकसभा इसे पारित कर चुकी है। इस तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं और ख़ास तौर से जो महंगाई पर चर्चा को लेकर चर्चा न हो पाना और उस पर हंगामा करना, ये तो विपक्ष की तरफ से एक ऐसी बात है जिसको कि वो खुद ही मांग कर रहे हैं और खुद ही उसको नकार भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में स्थिति अभी ये, हालांकि कोशिश की जा रही है, प्रश्नकाल में भी सवाल जवाब हुए, लेकिन जो हंगामा शोर शराबा है वो गाहे बगाहे हो ही जाता है, जिससे हम देख रहे हैं लगातार ये व्यवधान हो रहा है। जी ऋषि, अगर विधायी कामकाज के लिहाज से अगर बात की जाए, क्या प्रमुख एजेंडा आज का लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें? देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात करें, कल भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज और वेजेस से संबंधित जो विधेयक था उस पर चर्चा हुई थी और संभवतः आज इस पर जवाब होकर ये पारित हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सेंट्रल विजिलेंस और दिल्ली पुलिस से संबंधित जो विधेयक हैं उनको आज सदन में पेश किया जा सकता है। और अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो हमने जैसे अभी जिक्र किया था, सरोगेसी से संबंधित जो 2 बिल हैं वो अंडर कंसिडरेशन है, उन पर चर्चा शुरू हुई है, अधूरी चर्चा है। और इसके अलावा जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है 193 के तहत जो है लोकसभा में इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोपहर बाद इस पर चर्चा होगी, क्योंकि पर्यावरण को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, जो बदलाव आए हैं, उसको भी लोकसभा में 193 के तहत इसको डिस्कस करना चाहते हैं सांसद। जी ऋषि, हमने देखा कि अगर जो व्यवधान की बात की जाए खासतौर से राज्यसभा के लिहाज से, तो 50-60% से ज़्यादा वक्त कहीं ना कहीं हंगामे की ही भेंट चढ़ गया था। ऐसे में लगभग 26 प्रमुख विधेयक को लेकर सरकार इस सत्र में अपने उसको पास और पारित कराने के लिए प्रयासरत है। तो ऐसे में विधायी एजेंडा काफ़ी पीछे दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर विधायी एजेंडे के लिहाज से देखें तो जो लक्ष्य है उसको अगर हम देखें तो आधा भी कामकाज नहीं होता हुआ दिखा है अभी तक, जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरा सप्ताह है। हालांकि अभी कोशिश यही है कि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, कोशिश यही हो रही है कि विधेयकों पर चर्चा हो। लेकिन कई बार हमने देखा है, जैसे डैम सेफ्टी बिल को लेकर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ये कोशिश थी कि बिना चर्चा के इसको आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन जब चर्चा नहीं हो पा रही है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि चर्चा हो, और जब वो अपने ही मुद्दों पर विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है तो विधेयकों की स्थिति पर आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं जिसमें सरकार को मजबूरन कई बार जो विधेयक हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक पारित हों और जनहित में जो सरकार के जो फैसले हैं वो सही रूप में आगे बढ़ पाएँ। जी शुक्रिया ऋषि, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मिड-डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। वाविन CPVC पाइप्स IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और बने हैं प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन रॉ मटेरियल से, जो दें 100% लीक प्रूफ कनेक्टिविटी। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। इसकी सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, जो हॉट और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन के लिए बनाए इसे एकदम आइडियल चॉइस।
Woven CPVC pipes and fittings with unmatched warranty for building healthy, sustainable environments. और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड प्राइम में अब देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार जगत की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें, क्योंकि हम देखें तो आरबीआई की तरफ से आज एक बड़ी खबर दिखाई पड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने आनंद। और आरबीआई ने एक तरफ तो मौद्रिक नीति की समीक्षा की, साथ ही साथ जो पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी आसान बनाने के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और शेयर बाजार पर उसका क्या असर पड़ा गया, कल हमने देखा था रिकवरी, लेकिन आज फिर से एक बार सेंसेक्स और निफ्टी अपनी तेजी की तरफ लौटते हुए वापस दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि फैसला हुआ क्या है। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला लिया गया। लगातार 9वीं बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। Based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC voted unanimously to maintain the status quo with regard to the policy repo rate, and by a majority of 5:1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4%, and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी कर रही है और कई क्षेत्र कोविड से पहले की स्थिति में वापस लौट रहे हैं। In several sectors of the economy, pre-pandemic levels of output have been crossed. Inflation is broadly aligned with the target of 4%, barring, of course, short-lived spikes. External financing requirements are very modest, and strong buffers should withstand any global spillovers. Public finances have been strengthened by buoyant tax revenues. The central and state governments and the Reserve Bank of India have mobilized policy actions on an unprecedented scale and scope to bring about this outcome. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा गया है। The NSO's release on 30th November confirmed that the recovery of Indian economy is gaining traction, with real GDP growth at 8.4% year-on-year for Q2 21-22 and subsequent to 20.1% in the preceding quarter, that is in Q1 of this year. All components of GDP registered year-on-year growth, with exports and imports strongly surpassing their pre-COVID levels. शोमय भट्टाचार्य जी, आर्थिक मामलों के जानकार, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोमय जी, बहुत धन्यवाद। एक तो हमने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो आरबीआई के जरिए हमें समझ में आई, स्पष्ट तौर पर रिकवरी नजर आ रही है अर्थव्यवस्था में। ये जो ब्याज दरों को न छूने की पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा, उसका मतलब क्या है? देखिए अजय, आपने बहुत सही पूछा कि ये ब्याज दरें, क्योंकि एक तरफ से बात हो रही थी कि शायद ब्याज दरों में एटलीस्ट रेपो रेट में ना हो, तो रिवर्स रेपो में बदलाव भी ना आए, कम से कम उस पर कोई चर्चा करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी। अपने जो स्टैंस है वो आर्थिक परिभाषा में एक्मोडेटिव से न्यूट्रल में जाएंगे, यानी कि कहेंगे कि हम बदल नहीं रहे हैं लेकिन हम बदलने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन वैसा भी कुछ उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया है जी। बिल्कुल। लेकिन इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जैसे आप स्लाइड्स में भी दिखा रहे थे कि आरबीआई के सामने दुविधा है, एक तरफ ग्रोथ और दूसरी तरफ मुद्रास्फीति का। और मुद्रास्फीति की तरफ आरबीआई की नजर ज्यादा तेज है। वो ये दर्शाता है कि आरबीआई ने
रेट्स में भले ही बदलाव ना किए हो, लेकिन बहुत सारे बाजार में जो एक्स्ट्रा कैश आ गए थे, लिक्विडिटी जो पिछले साल दिया गया था बहुत सारे सेक्टर्स को, जी, उसको वापस लेने की तैयारी है। बिल्कुल, आप कामकाज में आपको प्रॉब्लम ना आए, कोई हड़चने ना आए, उसको इजी करने के लिए लिक्विडिटी दिया गया था, उसको धीरे धीरे आरबीआई विड्रॉ कर रहा है। और ये इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि आरबीआई देख रहा है कि भाई अभी इस वक्त रेट्स हम भले ही ना बदले, लेकिन हम लिक्विडिटी को बदल रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी को जो सुधरते हालत को हम देख रहे हैं, उसको हम इन्फ्लेशन में कहीं आके डिस्टर्बेंस ज्यादा ना बढ़े, उसके तरफ हम नजर अभी लगाए हुए हैं। शोभा जी, फिर थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे बात कर लेते हैं। इस साल के लिए 5.3% का अनुमान है आरबीआई का औसतन, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें। कुछ हमें ऐसे आंकड़े दिखाई देते हैं, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा ईज हुए हैं, जो डिमांड है वो थोड़ी सी पिकअप करने वाली है। रूरल जो इन्फ्लेशन की बात करें वहां पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है। क्यों आरबीआई को ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है इस वक्त, और इसीलिए ब्याज दरों को छूने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, इस वक्त की ब्याज दरों को छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा पैसा रहेगा अर्थ जगत में फैला हुआ, तो उससे इन्फ्लेशन को और भी बढ़ने का खतरा है। तो उसका उस चीज को, ताकि वो हाथ से बाहर ना निकल जाए और एक जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन का एक दौर बाजार में ना आ जाए, सारी चीजों में महंगाई दिखना ना शुरू हो, इसके लिए आरबीआई ने यही जो हम बात कर रहे थे कि आरबीआई का कहना है कि भाई इन्फ्लेशन के ऊपर एक नजर रखना बहुत जरूरी है। और ये सही भी है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सुधर रहा है, उसमें बहुत सारे अभी रिकवरी का जरूरत है, लेकिन उन चीजों को जो इस रूरल इनकम में, लोअर मिडिल क्लास में, हर तक इन सारे इनकम ग्रुप्स में अगर सटीक कंडीशन रखना हो, तो इन्फ्लेशन के ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है। और अभी भी ओमिक्रॉन वगैरह के चलते अब फिर से जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो जिसे कहते हैं उधेड़बुन बन गया है। तो उस सिचुएशन में आपको इन्फ्लेशन अचानक ना उसमें आके आप अपना ही दूसरा ताल बजाना शुरू करें, वो चीज ना बने, इसके लिए आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर अपने कई सारे स्टेप्स आज लिए हैं, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छे हैं, और वो आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई एक तरफ तो लोगों पर या इस सिस्टम पर ब्याज दरों का बोझ नहीं डालना चाहता, दूसरी तरफ वो लिक्विडिटी वापस निकाल करके महंगाई को काबू में भी रखने की कोशिश कर रहा है आज की पॉलिसी के जरिए। ये समझ में आया आपके साथ चर्चा के बाद। अब मैं आता हूं ग्रोथ रेट पर। ग्रोथ रेट पे उन्होंने कहा है कि अगले 2 क्वार्टर्स में 6.6 और 6%, ये जो ग्रोथ रहने का अनुमान है, और ओवरऑल 9.5% पर जो बरकरार रखा है, क्या इससे बेहतर ग्रोथ नहीं हो सकती है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, जब बिजी सीजन के इंपैक्ट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में दिखाई दे रहे हैं, या आरबीआई बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना शायद आरबीआई अभी कोशिश नहीं करेगा। और जब आरबीआई इन्फ्लेशन की जब बात कर रहा है कि मुद्रास्फीति को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त में ये भी कहना कि ग्रोथ के लिए हम एडिशनल साधन जुटाएंगे, तो दोनों तो एक साथ नहीं चल सकता है ना। इस वक्त कुछ महीनों तक आरबीआई देख रहे थे कि ग्रोथ पर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अभी आरबीआई का नजर बदल रहा है कि मुद्रास्फीति पर काबू रखना चाहिए। तो निश्चित ही ग्रोथ के ऊपर आरबीआई कहेगा कि अभी ग्रोथ अपने आप में अपनी पटरी में कुछ हद तक आ गया है, तो वो चलते रहे, लेकिन हम मुद्रास्फीति को देखेंगे। और इसलिए आरबीआई ने कंजर्वेटिव स्टैंस लिया है ग्रोथ पर, कि ग्रोथ जैसे दिख रहा है ये इकोनॉमी के लिए, रिकवरी के लिए एक अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ है, और इस पर चलते रहे। और साथ में जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उन डिस्टर्बेंसेस को हम करेक्शन करते रहे। तो साधारण तरीके से साधारण लोगों के लिए बात ये बनता है कि एम्प्लॉयमेंट की, या जिसे कहते हैं दूसरे तरह के अपॉर्चुनिटीज का, उसका दायरा बढ़ने का आइडिया आशा है आरबीआई को। लेकिन आरबीआई साथ में ये दिख रहा है कि उन चीजों में सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज या शुरुआत करेंगे सरकार फिस्कल पॉलिसी के जरिए। शोभा जी, अब डिस्टर्बेंस ना आए। जी, अब मैं आता हूं, ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग है, उसमें उन्होंने लाइबोर से ट्रांजिशन एक दिया है अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट पे, उसका असर क्या पड़ेगा?
क्या लोगों के लिए, कंपनीज के लिए ECBs लेना आसान होगा इस नए सिस्टम में? उसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप? भारतीय अर्थव्यवस्था काफी जोर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ इंटीग्रेट हो रहा है और सिर्फ ECB ही नहीं, आप देखेंगे RBI ने एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर जो पहले फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, यानी कि कोई भी बैंक अपना जो कारोबार कर रहा है उसको जब वो पैसा रिमिट करता था डोमेस्टिक इकोनॉमी और बाहर की इकोनॉमी के बीच में, तब RBI से परमिशन लेना जरूरी था। उस प्रायर परमिशन को RBI ने हटा दिया है। ये सब इसलिए क्योंकि हम एक तरफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अहमदाबाद में, ये गांधीनगर में हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए भारत का एक पहल, और इस चीज को और आगे बढ़ावा देने के लिए, और जैसे आपने कहा ECB में कि उस बाजार को और भी ज्यादा रोबस्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनी बाहर से भी पैसा उठा सकें, लोन वगैरह उठाए, तो उन सभी चीजों का एक जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म या एक जिसे कहते हैं ओपनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर RBI तैयार कर रहा है। फाइनली हम ये देखते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, UPI है, उसको प्रमोट करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। डिस्कशन पेपर की बात की गई है। चार्जेस क्या लगने चाहिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो दूसरे तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर भी शायद अभी कुछ डिटेल्स आनी है। जो छोटे छोटे जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, 200 रुपए से नीचे के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करीब इनका कहना है कि जो UPI के जरिए वो 250% से ज़्यादा है, लेकिन वो चूंकि कनेक्टिविटी की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनको भी थोड़ा सा इस पर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर शेयर मार्केट में कोई UPI का इस्तेमाल करना चाहता है तो 2 लाख से जो लिमिट है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। स्पष्ट फोकस डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा स्मूदन करने और ज्यादा बढ़ावा देने पर शुभ जी। बिल्कुल, और डिजिटल इकोनॉमी में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है ये तो हम अभी गिनना शुरू किए हैं। अभी चारों ही हमें दिख रहे हैं कि ये शायद भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनके सामने आ रहा है। तो उसमें हर स्टेप्स रेगुलेटर के तहत RBI उठाने की कोशिश करेंगे जिससे ये प्रक्रिया और सरल हो। अभी हाल ही के दिनों में नीति आयोग का पेपर आया है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, तो इन सभी चीजों को साकार करने के लिए और नए एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले हमने बात किया था स्वनिधि स्कीम का जी, कि जहाँ पे रेडी पटरी वालों को भी इस डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा जाए। अब उसमें तो टिकट साइज बहुत ही कम होगा, उनके जो सेल्स है, तो उन चीजों में क्या किस तरह का चार्जेस आ भी जाते हैं, जबकि बहुत सारे चार्जेस एलिमिनेटेड है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदरूनी चार्जेस आ जाते हैं। इन सभी चीजों को परीक्षा करने के लिए, इन सभी चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए RBI का ये कंसल्टेशन पेपर का जिक्र किया गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने, और वो जरूरी है क्योंकि हर महीने ही इसमें नए नए बदलाव आ रहे हैं और उन पर नजर रखना, उन पर उनकी जो संभावनाएं हैं उनको और आगे ले जाना, ये बहुत बड़ा एक आयाम मैं मानता हूँ। शुभ जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और आज RBI की जो पॉलिसी है उसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। इस वक्त अगर हम देखें, निफ्टी 271 अंक ऊपर, BSE का सेंसेक्स 949 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब 2% की बढ़त दिखाई दी। ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस और टाटा स्टील जैसे जो स्टॉक्स उसमें काफ़ी रिकवरी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, SBI और ग्रासिम में 2 से करीब 3.5% की बढ़त दिखाई दे रही है। HDFC लाइफ, डिवाइस लैब, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और कोटक महिंद्रा जैसे जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बाकी जो खबरें हैं उसके लिए चलते आ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर स्पष्ट तौर पर जो RBI की पॉलिसी है यही कि महंगाई को काबू में रखा जाए, ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए, अकोमोडेटिव स्टांस से बोलते हैं, वही आज RBI ने लगातार 9वीं बार बिना किसी छेड़छाड़ के ब्याज दरों को जारी रखने के जरिए दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय इस खबर को विस्तार से हमें साथ साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के उस पर बहुत जल्द वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।
वाविन CPVC पाइप्स IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और बने हैं प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन रॉ मटेरियल से, जो दें 100% लीक प्रूफ कनेक्टिविटी। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। इसकी सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, जो हॉट और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन के लिए बनाए इसे एकदम आइडियल चॉइस। Woven CPVC pipes and fittings with unmatched warranty for building healthy, sustainable environments. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। और राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात कोविड-19 की। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,739 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 129 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीकों की डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 326वें दिन 73 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि आतंकवादियों के खिलाफ अभी अभियान चल रहा है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार चेक चोलन इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का आज ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सुबह 10:30 पर सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण ब्रह्मोस के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश के भीतर वायु संस्करण ब्रह्मोस मिसाइल के प्रमुख एयरफ्रेम असेंबलियां, जो रामजेट इंजन का अभिन्न अंग है, के उत्पादन प्रणाली को मंजूरी देता है। ब्रह्मोस के हवाई संस्करण का अंतिम परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण फायरिंग पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ब्रह्मोस, भारतीय वायुसेना की प्रशंसा की है। वहीं तटरक्षक बल के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नए एडवांस वर्जन का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसका उपयोग समुद्र में मछुआरों की खोज और बचाव के लिए किया जाता है और तेल रिसाव से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने गुजरात के एक कोस्ट गार्ड के हवाई अड्डे का दौरा किया। आइए देखते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है जो कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ये जो हेलीकॉप्टर है वो पोल्यूशन रिस्पॉन्स में कोस्ट गार्ड की मदद करता है। जैसे कि ये ALH मार्क 1 है और इसके अंदर वो TC3 नाम की पॉड लगाई जाएगी, अंडर नीचे लगाई जाएगी, जिसके अंदर से ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट नाम का 450 लीटर के करीब केमिकल है जो उस ऑयल स्पिल के ऊपर डाला जाएगा। जैसे कि आज का मिशन है, पहले एक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जिसके अंदर पायलट्स, को पायलट और ऑब्जर्वर बैठे और वो वहाँ की रेकी करने गए और अब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उस एरिया के अंदर ऑयल स्पिल के डिस्पर्सेंट को डालेगा। अपार्ट फ्रॉम द सर्च एंड रेस्क्यू, जान बचाने के अलावा एक हमारा इम्पॉर्टेंट मिशन जो है वो है पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना। इन केस कोई ऑयल स्पिल रिपोर्ट करते हैं एट सी, तो अगर ज़रूरत पड़ती है उस ऑयल स्पिल को ऑयल डिस्पर्सेंट उसमें डालने की, उसको कंटेन करने के लिए, तो हमारे पास एक कैपेसिटी है कि हमारे पास ये TC3 बकेट के थ्रू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट डाल के जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है
वहाँ पे हम जाके इसको स्प्रे कर सकते हैं। और हमारे पास एयरक्राफ्ट है, चेतक है हमारे पास, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमारे पास, इन दोनों हेलीकॉप्टर में क्षमता है कोस्ट गार्ड के कि इस बकेट को नीचे अटैच किया जा सके। और तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 3 लोगों को बचाया गया है। और क्या है पूरी खबर, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, आप पूरी खबर विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए अरेंद्र हेलीकॉप्टर तमिलनाडु का जो कुन्नूर है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और जो जानकारी हमें जो हमारे संवाददाता है वहां से दी गई है कि जो 3 लोग हैं उनको वहां से बचाव किया गया। और जो वहाँ की फॉरेस्ट ऑफिसर है उस इलाके की और वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है तमिलनाडु के, वो उस स्पॉट के लिए वहां से रवाना हुए, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। और अभी जो सेना की तरफ से हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई उसमें ये कहा गया है कि CDS जो है वो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किस तरह की स्थिति है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके लिहाज से जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 3 लोगों को जो वहाँ के जो पुलिस जो लोकल कर्मी उन्होंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। और जो वहाँ के DM है और वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वो स्पॉट के लिए रवाना हुआ है तेजी से। और सेना की तरफ से खास जो जानकारी ये दी गई है उसमें कि CDS इसमें सवार थे, उनकी क्या स्थिति है, किस तरह की अभी वहाँ। सुधीर, आप संभवतः चलते हुए बात कर रहे हैं, स्पष्टता से थोड़ा सा बताएं किसके सवार होने का जिक्र कर रहे हैं आप इस हेलीकॉप्टर में? बिल्कुल, देखिए आरेंद्र, CDS जनरल बिपिन रावत है, उनकी जानकारी दी गई है सेना की तरफ से कि CDS जनरल बिपिन रावत जो है वो इस फ्लाइट में सवार थे। ये जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। सेना से ये भी जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आखिर स्थिति क्या है। तो इसके बारे में सेना ने कहा कि अभी जो वो घटनास्थल पर जिस तरह के फैक्ट्स है उनको जानकारी वहां से इकट्ठा कर रहे हैं। तो जैसे ही पूरी स्थिति होगी वो पूरी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए जो सेना की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि CDS जनरल बिपिन रावत जो है वो इस फ्लाइट में सवार थे। लोकल जो हमारे संवाददाता हैं कुन्नूर से जो चेन्नई के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसमें से 3 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। वहां के जो लोकल DM है, वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है और इसके अलावा जो वहां के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो उस स्पॉट के लिए वहां से रवाना हुए हैं। इसके अलावा जो पूरा प्रशासन है वो किस तरह के हालात है इसकी जानकारी लेने में जुटा हुआ है। आरिंद, सुधीर, ये कौन सा हेलीकॉप्टर था और संभवतः कितने लोग टोटल इसमें सवार थे, इसको लेकर कोई और शुरुआती जानकारी इस वक्त? देखिए आरेंद्र, चूंकि मामला सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ा है तो अभी बहुत जानकारी पूरी तरह से जो है वो अभी सामने नहीं निकल कर आ पा रही है। आर्मी की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही एक पूरी जानकारी उनको मिलेगी कि कौन सा हेलीकॉप्टर था, आखिर किस वजह से वहां जा रहे थे और टोटल नंबर्स ऑफ लोग इसमें कितने सवार थे, ये सारी जानकारी जल्दी जो सेना है उसकी तरफ से हमारे साथ साझा की जाएगी। सुधीर, ये कितनी देर पहले की घटना है, कुछ समय को लेकर आप एक बार फिर से स्पष्टता से बात रख पाएंगे? आर्यन, देखिए अब से आप करीब मानिए कि अब से 1 घंटा पहले के आसपास मान सकते हैं। तो क्योंकि जो वहाँ के कुन्नूर से जो खबर निकल कर आ रही है, लोकल जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं उसके लिहाज से करीब अभी 1 से 2 घंटे पहले की ये बिल्कुल घटना है। और किस पूरे जो वजह है इन सब के पीछे, किस तरह से जो सेना का हेलीकॉप्टर कौन सा था, इसमें कितने लोग सवार थे, उसकी जानकारी चूंकि सेना जो सभी आंकड़े हैं वो इकट्ठा कर रही है। लेकिन जो सेना के सूत्र है उनकी तरफ से ये जानकारी बिल्कुल हमें दी गई है कि CDS जनरल बिपिन रावत इसमें सवार थे। तो ये एक सबसे अहम जानकारी सामने निकल कर आई है। किस तरीके से और जो जानकारियां क्या है वो अभी हमसे साझा की जाएगी। सुधीर, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर लें। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के एक हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यह खबर आई है। और दुर्घटनाग्रस्त हुए इस हेलीकॉप्टर से 3 लोगों को वहां से बचाया गया है। और इस हेलीकॉप्टर में जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद थे। लेकिन उनको लेकर अभी सेना की ओर से कोई बात स्पष्टता से नहीं की गई है। हालांकि ये बहुत शुरुआती जानकारी है और जानकारियां मिलना अभी बाकी है। लेकिन जो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के DM हैं, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो मौके पे पहुंचे हैं। हर प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। सेना भी अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है। और जो जानकारी होगी इस खबर से जुड़ी हम लगातार आपके पास लेकर आ रहे हैं। लेकिन अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि CDS
जो जनरल विपिन रावत है उनकी विमान में मौजूदगी, और ये अपने आप में एक चिंता पैदा करती है क्योंकि वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और ये अपने आप में चिंता पैदा करती है कि आखिर किस वजह से ऐसी स्थिति परिस्थिति रही होगी। सुधीर, क्या कुछ ये जानकारी मिली है कि क्या उस इलाके में कुछ मौसम खराब था, इस वजह से ये दुर्घटना हुई हो, या कोई तकनीकी वजह रही हो सकती है? मतलब इसको लेकर कोई शुरुआती जानकारी सुधीर? नहीं, अरे देखिए, अभी जानकारी सिर्फ अभी तक यही निकल कि आप जो सेना की तरफ से जो साझा की गई उसमें सिर्फ सीडीएस की उस जो हेलीकॉप्टर में है उस फ्लाइट में होने की जानकारी दी गई है। इसके बाद ये कहा गया कि जो सभी आंकड़े जो है सेना की तरफ से, जो लोकल एजेंसी है उनकी तरफ से इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उसके बाद से ही जो पूरी जानकारी है वो सेना की तरफ से हमसे साझा की जाएगी। तो सुधीर, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक और स्पष्टता हो पाएगी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है सीडीएस की उस विमान में मौजूदगी जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? देखिए अरेंद्र, जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है, लोकल डीएम है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी जो तमिलनाडु के हैं वो उस स्पॉट के लिए रवाना हुए हैं, और चूंकि मामला सीडीएस से जुड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर जो सेना है, सेना की जो तीनों आगे है वो तेजी से अपनी जो कार्रवाई है उसको बहुत तेजी से आगे ले जाते हुए, बिल्कुल फैक्ट्स हैं या क्या सारी चीजें, हम मानते हैं कि बहुत जल्दी जो सारी पूरी स्थिति है वो हमारे सामने साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और सुधीर आप रहिए हमारे साथ में। इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और इस हेलीकॉप्टर में खुद जनरल विपिन रावत जो कि सीडीएस हैं वो मौजूद थे, और इस विमान दुर्घटना के बाद 3 लोगों को वहां से बचाया गया है। जो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है, और जो वहाँ के वन अधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन सेना की ओर से अभी जो शुरुआती जानकारी दी गई है उसमें अभी इस बात की स्पष्टता नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि वहाँ से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, और निश्चित तौर से कौन सा विमान था, कुल कितने लोग सवार थे, दुर्घटना की वजह क्या रही, क्या वहां पे मौसम खराब था या ये कोई एक तकनीकी वजह रही जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, और किस दौरे पर सीडीएस जा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर अभी स्पष्टता आना बाकी है। लेकिन ये बड़ी खबर, ये विजुअल्स भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में थोड़ा सा एक भयावहता स्पष्टता के साथ में कह सकते हैं, क्योंकि ये आग की लपटों के बीच में संभवतः घिरा हुआ वो विमान का एक जो मलबा है संभवतः वो हो सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत शुरुआती तस्वीरें हैं, शुरुआती जानकारी है, जानकारी बहुत छन के आ रही, क्योंकि मामला संवेदनशील है। जनरल विपिन रावत की उस हेलीकॉप्टर में मौजूदगी ये अपने आप में बताता है किस तरीके से ये एक बेहद संवेदनशील मसला हो सकता है, क्योंकि वहां पे ये दुर्घटना हुई है, और दुर्घटना की जो बिल्कुल शुरुआती तस्वीरें हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ वन का इलाका है, जंगल का इलाका, और यहाँ पे ये दुर्घटनाग्रस्त होकर ये आग की लपटों में घिर गया है। जो वहाँ पेड़ जिनके ऊपर वो ये विमान गिरा है वो भी इस आग में यहाँ पे एक तरीके से जल रहे हैं। ऐसे में ये एक भयानक दुर्घटना की ओर संकेत देते दिखाई पड़ती हैं ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि आखिर किस प्रकार से ये घटना हुई, दुर्घटना हुई है, और क्या वजह रही है। क्या मौसम की जो बात है संभवतः नहीं, क्योंकि मौसम यहाँ पे साफ दिख रहा है, तो संभवतः ये एक तकनीकी वजह हो सकती है, लेकिन ये बहुत शुरुआती समय है, इस बारे में कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। स्पष्टता से अभी तक कोई भी बात, बहुत जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन 3 लोगों को यहाँ से बचाया गया है इस दुर्घटना के बाद से, और पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमिलनाडु के जो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, खुद वन मंत्री भी वहाँ की ओर रेस्क्यू रवाना हुए हैं, और अपने आप में सेना की तरफ से भी ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई, और जो भी लोग इस विमान में सवार थे उन सभी लोगों के बारे में तमाम जानकारी जुटाकर और जानकारी साझा की जाए। लेकिन अपने आप में ये बेहद एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि सीडीएस की खुद की मौजूदगी इस विमान में जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और वो इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कई प्रकार के सवाल पैदा करता है, जो अभी जिनका उत्तर आना बाकी है, क्योंकि सेना की ओर से जो अभी बात रखी गई है उसमें सीडीएस को लेकर कोई भी बात स्पष्टता से नहीं की गई है। लेकिन कुन्नूर से ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये एक तरीके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि विमान का जो मलबा है वो धू धू करता हुआ, जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब से करीब 1.5-2 घंटे पहले की ये दुर्घटना है, और बेहद विचलित कर देने वाली ये दुर्घटना, क्योंकि ये विमान पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और ये जमींदोज हुआ, और ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये ट्वीट किया गया है कि Indian Air Force Mi-17 V5 helicopter with CDS General Vipin Rawat on board met with an accident today near Kunnur, Tamil Nadu. An inquiry has been ordered.
टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि इंक्वायरी सेट कर दी गई है और कुन्नूर के पास में ये दुर्घटना कैसे हुई है ये भारतीय वायुसेना की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जानकारी दी गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर था और निश्चित तौर से इस हेलीकॉप्टर में CDS जनरल विपिन रावत की मौजूदगी, क्योंकि ऑन बोर्ड वो लिख रहे हैं, वो एक एक्सीडेंट हुआ है कुन्नूर के पास तमिलनाडु में। इंक्वायरी की गई है कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तस्वीरें भी अभी हमने दिखाई किस तरीके से तस्वीरों में वो मलबा दिखाई पड़ रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर का बहुत विश्वसनीय हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का है, लेकिन बावजूद उसके ये दुर्घटना कैसे हुई, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये अपने आप में इसको लेकर जांच की बात वायुसेना के द्वारा कह दी गई है। लेकिन CDS उसमें सवार थे और उनको लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। तो निश्चित तौर से हमें सबको इंतजार करने की जरूरत है जब सेना या एयरफोर्स के माध्यम से या स्थानीय प्रशासन तमिलनाडु के माध्यम से इस बात को कुछ सामने रखा जाए। लेकिन 3 लोगों को वहां से बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस MI-17 हेलीकॉप्टर का इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त होना अपने आप में विचलित कर देता है और ये बहुत शुरुआती तस्वीरें हैं, शुरुआती जानकारी है। किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ा धैर्य और एक तरीके से इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में खुद CDS जनरल विपिन रावत मौजूद थे और ये अपने आप में उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में अभी स्पष्टता से बात सामने नहीं आई है। लेकिन हर स्तर पे कुन्नूर जिला प्रशासन की ओर से, तमिलनाडु प्रशासन की ओर से, भारतीय वायुसेना की ओर से, सेना की ओर से तमाम हर संभव रेस्क्यू ऑपरेशन के प्रयास किए गए हैं और जो 3 लोगों को बचाए जाने की जानकारी आई है, इसके अलावा और जानकारी के लिए हमें कुछ इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन निश्चित तौर से ये अपने आप में विचलित कर देने वाली तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स का वो ट्वीट जिसके माध्यम से ये बात सामने रखी गई है, कैसे एक हेलीकॉप्टर जो कि MI-17 आज जा रहा था तमिलनाडु के पास कुन्नूर में, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें CDS जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत मौजूद थे, ऑन बोर्ड थे। इसको लेकर एक इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है कि असर्टेन टू कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, की आखिर इस दुर्घटना की वजह क्या रही है। बेहद अपने आप में एक विचलित कर देने वाली दुर्घटना है। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में लगातार मौजूद है। सुधीर, कुछ और जानकारी इस वक्त आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी अपने आप में विचलित करने वाली, क्योंकि धू धू करके MI-17 का ये पूरा मलबा जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।